नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 30 लाख फिरौती के ड्रामा मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। इंदौर पुलिस के सहयोग से कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छात्रा और इसका दोस्त इंदौर से दस्तयाब कर लिए गए हैं। दो राज्यों की पुलिस के लिए लगातार नाक का सवाल बनी ये छात्रा की अपहरण की कहानी अब सुलझ गई है। इसके साथ ही इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इंदौर पुलिस की तरफ से दोनों को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है और अब यह साफ हो गया कि छात्रा ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे संवाददाता कोटा से फोन लाइन पर है। ओम, सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लगातार पुलिस ढूंढ रही थी और अब इस छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया, क्या जानकारी? देखिए, करीब 15 दिनों से दो राज्यों की पुलिस के लिए छात्रा को दस्तयाब करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी और अब इंदौर पुलिस को कोटा पुलिस के सहयोग से दोनों राज्यों की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और छात्रा को इंदौर से ही अपनी सहेली के पास रह रही थी, जो वहीं से उसको दस्तयाब कर लिया गया है। उसके दोस्त, छात्रा के जो दोस्त हैं, उनको भी दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा की एक अतिरिक्त पुलिस की टीम जो है वहां इंदौर पहुंच गई है और कल इंदौर से यहां लेकर आए जाने के बाद में सिटी एसपी पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। जैसा कि पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने बता दिया था कि इस मामले में छात्रा ने ही अपने दोस्त के साथ पूरी जो है कहानी फिरौती, अपहरण व बंधक बनाने जैसी वारदात की रची थी। हालांकि उनके साथ किसी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ था और अब जो इंदौर पुलिस के पास जो दस्तयाब की हुई छात्रा है उसको यहाँ कोटा लाया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बड़ी एक सफलता कोटा पुलिस को इंदौर पुलिस के सहयोग से मिली है और 15 दिन बाद में इस छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है और पूरे मामले की जो है जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी राहत मिली है। 15 दिन तक दो राज्यों की पुलिस लगातार परेड कर रही थी। इस छात्रा को शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में और कई बड़े बड़े शहरों में इसकी तलाश कर रही थी। लोकेशन ट्रेस होने के बाद भी छात्रा को दस्तयाब करना दो राज्यों की पुलिस की एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ कुछ दिन रही थी और कोचिंग नहीं कर रही थी। कई बड़े खुलासे जो कल होंगे। जी, लेकिन ओम, क्या स्थानीय पुलिस से कोई जानकारी मिली है कि यहाँ की पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है टीम और कब तक छात्रा को कोटा लाया जाएगा? देखिए, हमारी यहाँ के स्थानीय जो पुलिस है उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। यहाँ से वो कोटा से रवाना होकर इंदौर के रास्ते में है और कल इस छात्रा को दस्तयाब करने के बाद, क्योंकि इंदौर पुलिस ने दस्तयाब किया है, वो इंदौर पुलिस कोटा पुलिस को सौंपेगी। उसके बाद यहाँ लाया जाएगा और पूरा मामला का पर्दाफाश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा, क्योंकि मामला जो दर्ज हुआ था अपहरण, फिरौती और बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराओं में पहले दर्ज हुआ था। उसके बाद में जो कहानी सामने आई थी कि छात्रा और उसके साथी ने ही पूरी कहानी को अंजाम दिया था और पूरी कहानी झूठी थी। परत दर परत जब पूरी मामला खुलेगा तब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है। दो राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी जो चुनौती थी और उस चुनौती का लगातार 15 दिनों से जो बिल्कुल ओम, नजर बनाए रखिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर पुलिस के सहयोग से कोटा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि छात्रा के साथ किसी वारदात की अनहोनी की संभावना नहीं है और यह पूरी की पूरी कहानी फर्जी है। और इसी बीच बड़ी खबर धौलपुर के मांगरोल इलाके से, जहां रिहायशी इलाके में पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाके में पैंथर के आने से लोगों में दहशत है। देर शाम को एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला किया है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इसी बीच सबसे पहली तस्वीरें इस पैंथर की मूवमेंट की आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ग्रामीणों का हजूम और पैंथर हमला करते हुए भी कैमरे में कैद हुआ है। कई घंटों से पैंथर के रेस्क्यू की कोशिश जारी है। अंधेरा होने की वजह से टीम इस पैंथर का रेस्क्यू अभी नहीं कर पा रही है। बहरहाल धौलपुर के मांगरोल से यह जो तस्वीर आई है, पैंथर के मूवमेंट और हमले की तस्वीर, ये बड़ी खबर इस वक्त की। धौलपुर के मांगरोल इलाके में पैंथर का मूवमेंट लोगों के दहशत की वजह बना हुआ है। रिहायशी इलाके में पैंथर घुस गया।
इसके बाद लोगों में दहशत है। पकड़ने की कोशिश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है पैंथर को, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से कामयाबी आज नहीं मिल पाई है। तो लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची है। पैंथर के रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो जानकारी न्यूज रूम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक पैंथर को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान के कोटपुतली का दौरा, और प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान मंच पर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत की। अपने भाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से मंच पर ही बगल में बैठकर अलग से बातचीत की। तो देखिए, सतीश पूनिया के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा, उसके बाद राजेंद्र राठौड़ से भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पास में बिठा करके उन्होंने चर्चा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी प्रधानमंत्री आत्मीयता के साथ मिले, मजाक भी करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ नजर आए। तो वहीं कोटपुतली में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर के बड़ी जानकारी। बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का बड़ा बयान इस सभा के बाद आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आशीर्वाद पाकर के मैं अभिभूत हूं। न्यूज 18 से खास बातचीत में राव राजेंद्र ने अपनी बात कही, और प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक में उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण पीछे नहीं रहेगा। रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत होगी। जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हूं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। भगवान राम का आशीर्वाद इस देश की जनता पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये कहना है जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का। राव राजेंद्र सिंह न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राजस्थान में चुनाव प्रचार का आगाज किया है। आइए बात करते हैं राव राजेंद्र सिंह से, जो यहां से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं। राव साहब, आज प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पीएम के दौरे के बाद में तमाम जो सियासी समीकरण यहाँ के हैं वो बदल गए हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने लगा? इस रैली का परिदृश्य देखने के उपरांत तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साहित था वहाँ का सामान्य जन सामान्य, और उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया भी दे रहा था। और प्रधानमंत्री के उद्बोधन के उपरांत उसने जिस उत्साह के साथ में उनका स्वागत किया और उनके भाषण को स्वीकार किया, ये अपने आप में एक संदेश है कि 19 तारीख को किस दिशा के अंदर ये चुनाव जा रहा है। मोदी जी ये कहते हैं कि 10 साल में बहुत काम किया है, लेकिन इस बार का जो कार्यकाल होगा तीसरा उनका, तो उसमें बहुत काम करने हैं उनको और बहुत छाप छोड़नी है, देश को बहुत आगे तक लेके जाना है। वो बातें भी करते हैं कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनानी है, इसके अलावा और भी सारी चीजें ऐसी हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं इस चुनाव को लेकर? आपको लगता है कि आप जीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे मतदाता शिक्षित हो रहा है, उसके मत देने के पैमाने और विषय भी बदल रहे हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, तो ज़्यादातर मतदाता इस बात को समझता है। और जब जो अपने निजी जिंदगी में जब उसने अपने आर्थिक संपन्नता जब उसने देखी और उसके लिए सरकार की व्यवस्था देखी, तो उससे प्रभावित भी होता है। और जनतंत्र का यही विशेष स्वरूप है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में एसीबी दस्तावेज खंगाल रही है, और इस मामले में 3 गिरफ्तारी होने के बाद भी अभी कई सवालों के जवाब आना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी भी लगातार बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे बड़े सवाल, क्यों नहीं हुई अप्रूवल कमेटी की बैठकें? निजी हॉस्पिटल में हुए ट्रांसप्लांट पर सवाल, अप्रूवल कमेटी के सदस्यों से होगी पूछताछ। सवाल और भी हैं, क्योंकि जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था।
वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी का। ये खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना तो शायद अभी नामुमकिन है, लेकिन इसने पूरे एसएमएस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जी हां, एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको सुनकर अधिकारी भी चौंक गए। पूरे अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में यह काम तो हैरान करने वाला था। हॉस्पिटल के कर्मचारी काफी दिनों से मोटी रकम लेकर सबसे बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे और यह था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी का। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी देने वालों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रविवार देर रात को 1:30 बजे कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले एसएमएस अस्पताल के कर्मचारी के अलावा 2 नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। जांच में यह सामने आया है कि पिछले 3.25 सालों में 800 से 1000 ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें कितने ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के आधार पर हुए हैं, इसकी जांच एसीबी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में होने वाले ट्रांसप्लांट के दौर में लंबे समय तक एनओसी के लिए एक भी प्रपोजल नहीं आने पर अप्रूवल कमेटी को शक क्यों नहीं हुआ? अप्रूवल कमेटी के सदस्यों ने उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अप्रूवल कमेटी की बैठक नहीं होने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मामले में निजी अस्पतालों में क्या सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका ही थी? निजी अस्पताल प्रशासन एनओसी दस्तावेजों को क्यों नहीं जांच रहे थे? इन सभी सवालों के कारण अप्रूवल कमेटी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एसएमएस अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि प्रपोजल नहीं आने के कारण ही कमेटी के सदस्यों को इस मामले में शक हुआ और इसके बाद एसीबी को शिकायत दी गई है। जो सदस्यों के मन में भी आया कि इस तरह से हो रहा है और इतने टाइम से नहीं हो रही, क्या बाहर इस तरह, क्योंकि कैडेवर जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो तो यहाँ रेगुलरली हो रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जो बाहर से क्यों नहीं हो रहे हैं अभी तक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को आगे लाया गया कि शक का जो पैदा हुआ इसमें कि कुछ जरूर गड़बड़ हो रही है, तो इस मामले को आगे लाया गया, जिसके बाद ये सारा खुलासा कि क्या प्रदेश में चल रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का गोरख धंधा। विदेशी मरीजों को यहां तक लाने में भी है कोई खेल। विदेशी मरीजों के डोनर्स की निजी अस्पतालों ने क्यों नहीं की पड़ताल? विदेशी जयपुर के नामी अस्पतालों के संपर्क में कैसे आते थे? क्या सिर्फ एसएमएस के कर्मचारी और कोऑर्डिनेटर की ही है भूमिका? सबसे बड़ी बात यही है कि ये मामला जब एनओसी का यहाँ से जुड़ा था और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ये इनका ट्रांसप्लांट होना, ये एक गैप है और इसी गैप का फायदा उठाते हुए ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया। और ये जब ऐसा हुआ नहीं और ये गड़बड़ी पाई गई तो फिर एसीबी ने एक्शन ली। इन सवालों के कारण ही अप्रूवल कमेटी ही संगीन सवालों के दायरे में है। क्या एसीबी इस मामले की जांच करते हुए कमेटी के सदस्यों से पूछताछ करेगी? क्या राज्य सरकार काम में लापरवाही बरतने वाले कमेटी के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लेगी? एसीबी की जांच में सामने आया है कि एसएमएस के गिरफ्तार कर्मचारी गौरव सिंह के पास 40% एनओसी विदेशी मरीजों की थी। तो क्या सिर्फ एक कर्मचारी इतना बड़ा खेल कर सकता है? सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं चुनाव में धनबल और नशे का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है। इस बार भी चुनाव में पुलिस की नकदी और नशे पर पैनी नजर है। कई स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मरुधरा भी चुनावी रंग में रंगी हुई है। नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, लेकिन प्रशासन भी चुस्त, दुरुस्त और एक्टिव मोड में है। जो लोग भी चुनाव को पैसे और शराब से प्रभावित करना चाहते हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू में तो पुलिस ने करीब 1,55,00,000 रुपए की नकदी पकड़ी है। वहीं ये नकदी यूपी नंबर की बस से पकड़ी गई। साथ ही 3 लोगों को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिनमें एक झुंझुनू और 2 सीकर के रहने वाले थे। लोग
काफ़ी भारी मात्रा में कैश लेकर आ रहे हैं और इसी सूचना पर हमने हमारी ज़िला की जो स्पेशल टीम है और वहाँ की जो फ्लाइंग स्क्वाड थी उनके द्वारा हमने सुबह सुबह नाकाबंदी कराई और उस नाकाबंदी के दौरान एक बस को हमने रोका और चेक किया और उसमें 3 संदिग्ध व्यक्ति जिनके नाम है मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मंजूर और मोहम्मद आसिफ, इनके पास से 4 बैग्स बरामद हुए। वहीं पुलिस ने अजमेर और उदयपुर से भी नकदी पकड़ी है। उदयपुर में जहां एक कार से 545 ग्राम सोना और 65,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। सोने की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। खेरवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने स्कूटर सवार लोगों का पीछा कर 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। थानाधिकारी व पुलिस टीम को लेकर रवाना हुआ तो ब्लू कौशल की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति मुखबिर की इतला के बताए अनुसार आते नजर आए, जिनको रोकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मोहित और एक लड़के ने नाम अपना हिमांशु बताया, जो एक स्कूटी पे सवार थे। जिनको चेक किया तो हिमांशु के पास कुल 3 लाख रुपए नगद मिले थे और उसने बताया कि भाई यह हमारा जो सेठ है नरेश, उसकी दुकान पर भी काफी मात्रा में केस पड़ा है। पुलिस ने सिर्फ नकदी ही नहीं पकड़ी, इन स्थानों पर अवैध शराब भी पकड़ी है। कहा जाता है कि चुनाव में शराब और पैसे से बड़ा खेल खेला जाता है। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने जाम्बुड़ी में शराब से भरी एक इनोवा कार को जब्त किया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया और शराब के 82 कार्टन जब्त कर लिए। इनकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं झुंझुनू की मलसीसर पुलिस और आबकारी विभाग ने 800 लीटर वाश को नष्ट कर दिया। साथ ही 4 लोगों को मौके से धर दबोचा और 2 कच्ची भट्टियों को भी नष्ट किया। हालांकि चुनाव के समय पुलिस हमेशा से ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम देती रही है। एक दिन पुलिस ने करोड़ों रुपए की नकदी समेत अवैध शराब जब्त की है। आने वाले समय में पुलिस की छापेमारी और ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मरुधरा के लिए विशेष रणनीति बनाई है, लेकिन कुछ स्थानों पर आपसी कलह ने माहौल को गर्मा दिया है। ऐसा ही एक नजारा बाड़मेर में देखने को मिला। बाड़मेर की सीट है जहां चुनाव लड़ने से ज्यादा आपसी कलह इन दिनों चर्चा में है। रिपोर्ट देखिए। खाता खोलने की चुनौती के बीच अपनों का टकराव कांग्रेस में नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के सियासी दिग्गज आपस में टकरा चुके हैं और इसका नुकसान हमेशा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मरुधरा में एक बार फिर कांग्रेस का आपसी टकराव सामने आया है। जहां बाड़मेर सीट पर कांग्रेस ने जीत के लिए पूरा दम लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। एक तरफ पूर्व विधायक अमीन खान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फतेह खान। दोनों के बीच सियासी तीर एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। तो हम कैसे हारे? हमको कांग्रेस के लोगों ने हराया, जो अपने आप कांग्रेस के धनी कहलाते हैं। राजस्थान पूरे में 40-41 जिला कांग्रेस कमेटी है। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कहीं से भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। बाड़मेर जिला अध्यक्ष कांग्रेस का चुनाव लड़ा और वो आज इस मीटिंग में उसके आदमी एक भी नहीं है, न खुद है। और कल मीटिंग वो अलग बुला रहा है। हालांकि सियासी लड़ाई का दर्द विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। जहां अमीन खान को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, वहीं फतेह खान निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव में फतेह खान की बगावत के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल करा दिया। हालांकि अब ये सियासी लड़ाई लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर सामने आई है। फतेह खान तंज के लहजे में अपनों पर तो हमलावर है ही, साथ में शिव विधायक को भी लपेट देते हैं। क्या होता है लाठा? आप इतने लाठे हो, राजस्थान की विधानसभा में पिछले 4 महीने से 2 हेडपंप लेके आए आपके सामने। इसे कहते हैं लाठा। लाठा इनको कहते हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं। अब कांग्रेस की ये सियासी अदावत कब खत्म होगी, इसका इंतजार तो कार्यकर्ताओं को भी होगा। लेकिन इसका नुकसान जरूर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल को हो सकता है।
एक तरफ कांग्रेस हर हाल में इस बार खाता खोलने के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरकलह खत्म नहीं हो पा रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान जेपी नड्डा शहर के प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के कई बीजेपी के नेता और विधायक भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा की सभा को लेकर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं तैयारी को लेकर के भी सभा स्थल पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो जेपी नड्डा कल झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में। इसे लेकर के बीजेपी की तैयारियां अंतिम चरण में आज देखी गई। चुनाव का रण शुरू हो गया है और झालावाड़ 12 क्षेत्र में भी मौसम के साथ चुनावी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। झालावाड़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता और निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय जैन है। जैन साहब से बात करेंगे हम कि आखिर किस तरह की व्यवस्था रहेगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जैन साहब, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सांसद दुष्यंत सिंह जी जो लगातार 5वीं बार, जिनको शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त करके 5वीं बार इस झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से झालावाड़ और 12 क्षेत्र ने यह प्रण किया है कि 5वीं बार 5 लाख पार, और उन्हीं के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ पर सुबह यहाँ पर उतरने वाले हैं GMME स्टेडियम पर, और उसके बाद सीधे यहाँ सभा स्थल में आएंगे। और सांसद दुष्यंत सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, तो जबरदस्त उत्साह झालावाड़ 12 क्षेत्र में बनने वाला है और कार्यकर्ता बूस्ट होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने से, वसुंधरा राजे के संबोधन से। यही उम्मीद है झालावाड़ 12 क्षेत्र के नेताओं को। अब आने वाले जो चुनाव है उसमें कार्यकर्ता किस गर्मजोशी के साथ मैदान में उतरते हैं, इस उत्साह के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कुशल बाग मैदान पर एक जनसभा भी होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य पदाधिकारी इस सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल और प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह ने सभा स्थल का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। मालवीय ने इस दौरान कहा कि दोपहर में नामांकन पत्र दाखिल होगा और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो कल बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी होगी और वहां पर जेपी नड्डा की सभा भी है। और बांसवाड़ा में मालवीय के नामांकन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। के शानदार मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 4 तारीख को मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बांसवाड़ा डूंगरपुर से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। सबसे प्रसन्नता की बात कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी नामांकन के दिन इस विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावे का राज कर रही है, जबकि ईडी एजेंसी से मनमर्जी से काम करवा रही है। कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आम महिला गृहिणी की तरह शीतला माता मंदिर पूजा अर्चना की और दशा माता व्रत की कहानी भी सुनी। होलिका दहन के बाद से 10 दिवसीय दशा माता पूजन का दौर शुरू हो जाता है। महिलाओं के साथ दीप्ति माहेश्वरी पहुंची और यहां पर दशा माता की व्रत कथा उन्होंने सुनी है। विधायक ने इस दौरान कहा कि मेवाड़ की पारंपरिक व्रत कथाओं का यह आयोजन भारतीय संस्कृति, धार्मिक जागृति और ईश्वरीय आस्था को प्रगाढ़ करते हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।